हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। यहाँ पे जो है हमारा यूपी टीएसटी का जो सिलेबस है वह चेंज हो गया। यानी कि आप सभी को पता है कि सारे सब्जेक्ट के सिलेबस जो है कहीं ना कहीं से चेंज हुए हैं। जैसे संस्कृत में हमारे जो है क्या चेंज हुआ है टीएसटी में और पीएसटी में। तो यहाँ पे टीएसटी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हितोपदेश एक हमारा लगा हुआ है, जो नीति शतकम की जगह क्या है, नीति शतकम एक ग्रंथ है, उसके जगह जो है हितोपदेश लग गया है। और एक हमारा था मेघदूतम, तो उसके स्थान पे हमारा क्या लग गया है, रघुवंशम, जो कालिदास की रचना है। मेघदूतम भी कालिदास की रचना थी। यह जो है रघुवंशम जो है द्वितीय सर्ग लगा हुआ है दोस्तों। तो यह जो है ग्रंथों में, साहित्य ग्रंथों में दो चेंज हुआ। एक नीति शतकम की जगह हितोपदेश लग गया है और दूसरा जो है मेघदूतम की जगह दोस्तों जो है रघुवंशम का द्वितीय सर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पे इतने चेंज हुए, इसके साथ ही हमारे और भी चेंजिंग हुआ है, तो उसको भी आप जो है उसको बता दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लेकर क्या उपस्थित हुए, तो हितोपदेश जो ग्रंथ है, जो नारायण पंडित का ग्रंथ लिखा हुआ है, जो नीति कथा पे आधारित है, उसका सामान्य परिचय लिखे आए हैं यहाँ। यानी कि दोस्तों यहाँ जो हितोपदेश है, इससे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि हितोपदेश ग्रंथ के लेखक कौन है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसमें कितनी कथाएं हैं, कितनी उपकथाएं हैं, यह किस राजा के आश्रित कवि थे, इस प्रकार के जो है प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यानी कि 10% कहें तो हमारे प्रश्न जो है सामान्य परिचय से जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए जो है सामान्य परिचय हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हितोपदेश को ध्यान में रखकर, और जो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो भी आपको मैटर पढ़ाया जाएगा दोस्तों, पूर्ण रूप से सटीक है और सही पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सामान्य परिचय की तरफ, जो हितोपदेश है। ठीक है, यह हमारे बैच है, संस्कृत यूपी टीएसटी बैच हमारा लॉन्च हुआ है 2026 का। तो यहाँ पे दोस्तों आप जाके हमारे चैनल पर जो उत्तरराम चैतम है, उसके जो है हमने श्लोकों को जो है AI के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया गया है। यानी कि उत्तरराम चैतम का जो श्लोक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे कुछ श्लोकों को AI के माध्यम से जो है वाचन भी कराया गया और उसको अर्थ को भी बताया गया है। तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं हितोपदेश के सामान्य परिचय की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारा जो है परिचय, यानी यूपी टीएसटी 2026 है और हितोपदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे चैनल का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, EMS क्लासेस 1 बाई माला मैम द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे परिचय हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या बनता है, तो प्रश्न को ध्यान में रखकर इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले यदि हमारा प्रश्न बनता है कि हितोपदेश जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, क्या है, उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पंडित नारायण, या फिर नारायण पंडित, ऐसे भी कर सकते हैं। और पंडित नारायण दोनों तरह से बनता है, यानी पंडित नारायण भी है और नारायण पंडित भी कहा जाता है। तो एक तो प्रश्न हमारा बन गया कि हितोपदेश ग्रंथ के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा पंडित नारायण। दूसरी हमारा प्रश्न यहाँ बनेगा कि हितोपदेश ग्रंथ की विधा क्या, या किसमें लिखा गया है, तो हितोपदेश जो ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों वह है नीति कथा ग्रंथ, यानी नीति कथा पे आधारित ग्रंथ है। तो हमारा आंसर जाएगा नीति कथा ग्रंथ। क्या है, नीति कथा ग्रंथ। इसकी विधा है किसकी, हितोपदेश का। तो हितोपदेश जो ग्रंथ है उसकी विधा क्या है, तो नीति कथा ग्रंथ है। तीसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो हमारा हितोपदेश है वह लिया कहाँ से गया, उसका स्रोत क्या है, उसके श्लोक या कहानियाँ कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे एक ग्रंथ है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा की रचना है। तो यहाँ से जो है स्रोत लिया गया, यानी से कुछ श्लोकों, कुछ कथाओं को जो है पंचतंत्र से लिया गया है। एक हमारा स्रोत और प्राप्त होता है जिसका नाम है कामंदी, जो है कामंदकीय, क्या है, कामंदकीय है, क्या है, कामंदकीय नीति सार है, कामंदकीय नीति सार। यह जो है हमारा दूसरा स्रोत है जो है हितोपदेश, यानी कि एक तो हमारा पंचतंत्र से लिया गया है, दूसरा हमारा कामंदकीय नीति सार से लिया गया है। तो दो स्रोत प्राप्त होते हैं हमारा हितोपदेश के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कि हितोपदेश के जो कथाएं वह कहाँ से लिया गया, उसके स्रोत क्या है दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा पंचतंत्र और जो है कामंदकीय नीति सार, दो जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे चौथा जो प्रश्न यहाँ पे बनेगा वह बनता है दोस्तों
कि जो नीति दोस्तों जो हितोपदेश जो ग्रंथ लिखा गया है उसका समय क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे नीति शतकम बार बार आ जा रहा है, इसके सॉरी। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि इसका जो काल है क्या है, इसका जो समय है यानी हितोपदेश जो ग्रंथ लिखा गया है वह कब लिखा गया। तो आंसर में आ जाएगा 14वीं शताब्दी ईस्वी में। क्या है, 14वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इसका जो है हितोपदेश ग्रंथ की रचना, यानी हितोपदेश जो ग्रंथ लिखा गया उसका समय क्या है, उसका समय पीरियड क्या है। तो हमारा आंसर जाएगा 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है अगले इसका काल का हमारा जाएगा 14वीं शताब्दी। अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा इम्पॉर्टेंट कि जो नारायण पंडित जो थे वह किस राजा के दरबारी कवि थे, यानी कि नारायण पंडित किस राजा के आश्रयदाता थे। तो हमारा आंसर जाएगा बंगाल के राजा धवल चंद। क्या है, बंगाल के राजा धवल चंद उसके जो है आश्रित कवि थे। कौन, नारायण पंडित। तो यह हमारा अगला प्रश्न बनेगा कि हितोपदेश के लेखक जो नारायण पंडित है वह किस राजा के आश्रयदाता कवि हैं। तो आंसर जाएगा बंगाल के राजा धवल चंद्र के। तो हमारा अगले इस प्रश्न का आंसर बंगाल के राजा धवल चंद है। अगली जो हमारी एक प्रश्न बनेगा कि हितोपदेश जो ग्रंथ है उसमें कुल कथाएं कितनी, में टोटल कथाएं कितनी है। तो आंसर जाएगा 43। क्या है, 43 कथाएं, यानी कि 43 कथाएं हैं हमारा जो है हितोपदेश में। यानी कि जो हमारा पूरा यानी कि श्लोकों की संख्या यदि हम बात करते हैं तो 726 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहा गया 726 श्लोकों में कुल कथाएं कितनी हैं। तो 43 है। क्या है, 43। तो सीधे प्रश्न बनेगा हितोपदेश ग्रंथ में कुल कथाएं कितनी हैं। तो 43 है। ठीक है, इसमें से मुख्य कथाएं कितनी, यानी हितोपदेश में मुख्य कथाएं कितनी है। तो मुख्य कथाएं जो है 4 हैं। क्या है, 4 जो मुख्य कथाएं हैं। उपकथाएं कितनी है। तो उपकथाएं उसमें 39 है। तो पूछेगा पहला प्रश्न यहाँ बनेगा कि हितोपदेश में कुल कथाएं कितनी हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 43 यानी 43। दूसरा प्रश्न बनेगा हितोपदेश की मुख्य कथाएं कितनी हैं। तो 4 हैं। क्या है, 4 हैं। तीसरा प्रश्न बनेगा कि हितोपदेश में उपकथाएं कितनी हैं। तो 39 यानी 39 है। कितनी, 39 है, 39 है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न बनेगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो हमारा हितोपदेश में उसमें जो श्लोकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे जो 679 भी प्राप्त होता है, लेकिन हमारा सटीक आंसर यदि बात करें तो 726 पद प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 726 पद प्राप्त होते हैं हमारे कुल श्लोक। यानी हितोपदेश की बात करते हैं तो कितने श्लोक यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो श्लोकों की संख्या 726 प्राप्त होते हैं। कितने, 726। ध्यान रखिएगा। अगला है हितोपदेश का समय क्या है, कब लिखा गया हितोपदेश। अभी हमने बताया 14वीं शताब्दी में हितोपदेश की रचना हुई। इसे यह जो है इसमें कितने परिच्छेद हैं, जो है कितने परिच्छेदों में बटा हुआ है। तो 4 परिच्छेदों में बटा हुआ है, यानी 4 इसमें कथाएं परिच्छेदों में बटा हुआ है। पंचतंत्र की जो कथाएं, यानी कि यहाँ पे है कि कुल 43 कथाएं, कितनी, 43 कथाएं हैं। तो यहाँ पे जो पंचतंत्र जो हमारा ग्रंथ है विष्णु शर्मा का, वहाँ से जो है 25 कथाओं को लिया गया, यानी कि 43 में से 25 कथा जो है हमारा पंचतंत्र से हितोपदेश में लिया गया है। और जो है नई कहानी जो है नारायण पंडित ने स्वयं से लिखा है, यानी कहीं और से लिया है, वह 17 कथाएं लिया है। कितना, 17 कथाएं। तो यहाँ पे 17 या 25 जोड़ेंगे तो हाँ हमारा हो जाएगा 43। ठीक है, तो यहाँ पे बात यह है कि यदि 43 कथाएं यहाँ हितोपदेश में हमारे हैं तो 25 तो हमारे पंचतंत्र, यानी कि जो पंचतंत्र में कथाएं हैं वही हितोपदेश में भी कथाएं 43, और बच गए हमारे 17 जो कथाएं हैं, जो नई कथाएं लिखी गई हैं हितोपदेश में, वह सिर्फ 17 कथाएं। कितनी, 17 कथाएं। इस प्रकार यदि हम कहें कि पंचतंत्र से कितनी कथाएं ली गई हितोपदेश में, हितोपदेश के लिए, तो यहाँ पे 25 कथाएं हमारा जो है आंसर सही होता है। कितना, 25। हितोपदेश में कुल नई कथाएं कितनी लिखी गई हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 17। कितने, 17। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न यहाँ पे हमारे बनते। एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें कुल कथाएं कितनी हैं दोस्तों। तो 43 हमने बताया, 43। उसमें मुख्य रूप से 4 कथाएं हैं। मुख्य रूप से कितनी, 4 कथाएं। उसमें उपकथाएं कितनी है। तो 39 उसमें उपकथाएं हैं। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है टोटल हितोपदेश में। 726 है। 726 है जो प्राप्त होते हैं।
तो आप आंसर देंगे 726 पद प्राप्त होते हैं। हितोपदेश की रचना कब हुई? तो 14वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। यह जो है कितने परिच्छेदों में बटा हुआ? तो 4 परिच्छेदों में यह बटा हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र में जो कथाएं वह कितनी है? तो 25 कथाएं जो है पंचतंत्र से ली गई हितोपदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र कथाएं ने पंचतंत्र की में से कथाएं 25 ली गई हैं हितोपदेश के लिए, और 17 जो है नई कथाएं। कितनी नई कथाएं? तो यह कुछ समान परिचय। आगे हम देखेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके 4 भाग हैं। कितने हैं? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले का नाम है मित्रलाभ, दूसरे का नाम है सुहृदय, तीसरे का नाम है विग्रह और चौथे का नाम है संधि। इसके साथ है हमारा प्रस्ताविका यानी प्रस्तावना होता है, तो अलग से लिखा गया है। तो यह हो गया दोस्तों भाग किसने हैं? तो इसके 4 भाग है। एक का नाम है मित्रलाभ, दूसरे का नाम है सुहृदय, तीसरे का नाम है विग्रह और चौथे का नाम है संधि। ठीक है, इसके कुछ और हम परिचय आप लोग को यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी कथाएं, इसको सुन लेते हैं। इसके साथ ही हम इसके चारों भागों को भी देखेंगे। यहाँ पे है हितोपदेश संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय नीति कथा है। क्या? नीति कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता नारायण पंडित माने जाते हैं। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना लगभग 14वीं शताब्दी में हुई। यह हो गया सामान्य कुछ परिचय। हितोपदेश संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत और लोकप्रिय नीति कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता अभी हमने बताया नारायण पंडित है, पंडित नारायण है, और विद्वानों के अनुसार इसकी रचना लगभग 14वीं शताब्दी में माना जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हितोपदेश का अर्थ क्या होगा, यानी कि हितोपदेश का क्या अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे हितोपदेश का यदि अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हितकारी उपदेश। क्या है? इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों? हितकारी उपदेश। कुछ ऐसे उपदेश जो है व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, क्या हित के लिए कार्य करता है, हितकारी, उसके लिए हितकारी होता है। तो हितोपदेश का अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ हो जाएगा हितकारी उपदेश। अर्थात ऐसा उपदेश जो मनुष्य के जीवन को सुखी, सफल एवं आदर्श बनाए। क्या बनाए? सुखी बनाए, सफल बनाए और आदर्श बनाए। इस ग्रंथ की रचना मुख्यतः राजकुमारों तथा विद्यार्थियों को नीति, सदाचार, मित्रता, विवेक, बुद्धिमत्ता एवं व्यवहार कुशलता की शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई है। यह जो है हितोपदेश की जो है अर्थ है। तो कौन से राजा थे दोस्तों जिसके लिए जो है इन्हें उपदेश जो है हितोपदेश में नारायण पंडित जो है शिक्षा दिए? तो राजा थे दोस्तों यहाँ पे हमारे प्राप्त होते हैं सुदर्शन। पंचतंत्र के अनुसार प्रस्ताविका में विष्णु शर्मा के जो ग्रंथ है, क्योंकि 25 कहानियाँ विष्णु शर्मा पंचतंत्र से लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है उसी में यह बात कहा गया है कि राजा का नाम था, पाटलिपुत्र के राजा थे जिनका नाम था सुदर्शन। क्या थे? पाटलिपुत्र के राजा थे। पाटलिपुत्र के राजा थे, पाटलिपुत्र के राजा थे जिनका नाम था, क्या नाम था? सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। उसके 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों को जो है शिक्षा देने के लिए जो है यह कथा, यह जो है ग्रंथ लिखा गया है। तो यहाँ पे है कि कौन से राजा थे? तो सुदर्शन राजा थे। कहाँ के थे? तो पाटलिपुत्र के थे। उनके पुत्रों को, राजकुमारों को सदाचार, मित्रता, विवेक और बुद्धिमत्ता एवं व्यवहार कुशलता की शिक्षा देने के उद्देश्य से जो है यह इस ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, हितोपदेश का विशेषताएं क्या है, उसकी मुख्य रूप से क्या विशेषताएं हो सकती है दोस्तों? तो इसकी जो कथाएं हितोपदेश का वह सरल है, सरस है, रोचक है एवं शिक्षाप्रद है। यानी कि कथाएं क्या है, सरल भाषा में लिखा गया है, सुंदर है, रोचकदार है और जो है मानव को शिक्षा भी देता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह पशु पक्षियों और मनुष्यों के माध्यम से जीवनोपयोगी शिक्षा दी गई। यानी कि पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को यह शिक्षा दिया गया कि वो अपने जीवन को किस प्रकार जो है चलाए, यानी अपने जीवन को किस प्रकार जिए। इस प्रकार के जो है पशु पक्षी के माध्यम से शिक्षा दिया गया। जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों कछुआ और जो खरगोश की कहानी, मगरमच्छ और बंदर की कहानी, और न्योला और सांप की कहानी जो है मानव को उपदेश देता है। तो छोटी छोटी जो कथाएं हैं वह पशु पक्षियों के माध्यम से जो है मनुष्य को संदेश देता है। यह इसकी विशेषताएं हैं। इस ग्रंथ पर पंचतंत्र का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें पंचतंत्र से 25 कहानी ली गई है, तो स्पष्ट जो है प्रभाव हमें जो है हितोपदेश में पंचतंत्र के दिखाई देते हैं।
हितोपदेश कैसे लिखा गया है, तो यह गद्य में भी लिखा गया है, पद में भी, सुंदर समन्वय इसकी प्रस्तुति विशेषता, यानी कि क्योंकि यहाँ जो नीति शतकम ग्रंथ है जो है विदुर के विदुर नीति है, इसमें जो है सिर्फ पद लिखा गया है। लेकिन जो हितोपदेश है, जो पंचतंत्र है, इसमें गद्य और पद दोनों लिखा गया है, यानी कि कहानी भी लिखा गया है, श्लोकों के माध्यम से नीति की बातें भी बताई गई हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो गद्य भी है, पद का सुंदर समन्वय इसकी प्रमुख रूप से विशेषताएं हैं। प्रत्येक खंड के अंत में शिव से अनुग्रह की कामना करने वाले आशीर्वादात्मक वचन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह विशेषताएं हैं कि अंत में जो है मंगलाचरण के माध्यम से शिव से जो है कामना की जाती है, आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है कि इनका जो ग्रंथ है पूर्ण रूप से सटीक हो। इस प्रकार से तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हितोपदेश के 4 भाग कौन कौन से हैं और उसमें है कौन सी कहानी, तो इसको भी देखते चलते हैं इसी साथ दोस्तों, क्योंकि यही भाग पूर्ण हो जाएगा जो हमारा सामान्य परिचय है। तो यहाँ पे हितोपदेश के 4 भाग हैं। कितने? 4 भाग हैं। तो पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है मित्र लाभ। क्या नाम है? मित्र लाभ। दूसरे का क्या नाम है? तो हृदय भेद है। क्या? सुहृदय भेद है। तीसरे का क्या नाम है? तो विग्रह है। चौथे का क्या नाम है? तो संधि है। क्या है? संधि। तो 4 प्रकार हमारे बताए गए हैं जो हितोपदेश के 4 भाग हैं। इसी प्रकार जैसे पंचतंत्र है तो पंचतंत्र के 5 भाग किए गए, लेकिन यहाँ पे हितोपदेश के जो भाग है वो 4 है। पहले का नाम है मित्र लाभ। क्या नाम है? मित्र लाभ। जबकि पंचतंत्र में मित्र संप्राप्ति है। क्या? मित्र। पहले का नाम मित्र भेद है, दूसरे का नाम संप्राप्ति पंचतंत्र में, जबकि यहाँ पे हितोपदेश में पहले का नाम है मित्र लाभ, दूसरे का नाम है सुहृदय भेद। ठीक है, तो यहाँ पे जो मित्र लाभ है उसमें कथा क्या है, तो उसको देख लेते हैं। यह सच्ची मित्रता प्राप्त करने की शिक्षा देता है। तो इसमें जो है मित्रता किसकी किसकी है, तो काक की यानी कौवे की है, कुरमु यानी कछुआ की है, मृग यानी हिरण की है, चूहे की मित्रता यानी 4 लोग की मित्रता है, कौवे की, कछुए की, मृग की और चूहे की, 4 लोग की मित्रता इसमें दिखाई गई है प्रथम भाग में। यानी प्रथम भाग का नाम है मित्र लाभ, यानी मित्र की प्राप्ति हो जाना, यानी कौवे, कछुए, मृग यानी चूहे सभी लोग में मित्रता हो जाती है और सभी लोग को क्या है, एक एक मित्र मिल जाते हैं। तो मित्र की प्राप्ति हो जाना, मित्र का लाभ मिलना, यह हमारा जो है मित्र लाभ है। तो इसमें जो है मित्र लाभ में कितनी कथाएं हैं, तो मित्र लाभ में 8 जो है उपकथाएं। कितनी? 8 उपकथाएं हैं। और इसमें श्लोक क्या है? 212 श्लोक हमारा सिर्फ मित्र लाभ में प्राप्त होता है। यानी कुल श्लोक जो है हमारा 726 है, जिनमें से 212 हमारा सिर्फ मित्र लाभ में प्राप्त होता है। तो यह होगा पहला भाग जिसका नाम है मित्र लाभ। दूसरा हमारा यहाँ पे है सुहृदय भेद। सुहृदय भेद में क्या है, जो है मित्रत्वों में फूट डालना, यानी कि उनमें दुश्मनी कर देना। यहाँ पे मित्रों में फूट पड़ने के कारण एवं उसके दुष्परिणाम क्या है, जो है दुष्परिणामों का वर्णन है। जैसे एक शेर है और एक बैल, एक शेर है और एक बैल है, दोनों की मित्रता जो है तोड़वा दी जाती है। किसके द्वारा? कुछ सियारों द्वारा, जो हमारे लोमड़ी इत्यादि सियार है उनके द्वारा जो है शेर और बैल की मित्रता को तोड़ा दिया जाता है। उसमें जो है दुश्मनी पैदा की जाता है और शेर जो है बैल को मारकर खा जाता है। इस प्रकार की जो है मित्र भेद कथा है, यानी दोनों में दुश्मनी हो जाती है। सुहृदय भेद यानी मित्रों में फूट पड़ने के कारण एवं उसके दुष्परिणाम। क्या दुष्परिणाम होता है? दुष्परिणाम ये होता है कि बैल की मृत्यु हो जाती है और शेर जो है बाद में बहुत पछताता है। इस प्रकार की जो है कथा है। तो यहाँ पे है सुहृदय भेद, यानी मित्रों में फूट पड़ने के कारण एवं उसके दुष्परिणाम हमारे प्राप्त होते हैं। तो कथा किसकी है? कथा शेर और बैल की मित्रता तुड़वाने की कथा है। इसमें यदि उपकथाएं की बात करते हैं कितनी है, तो उपकथाएं 9 है और श्लोक है 184, यानी 84 है, 184 इसमें श्लोक है और उपकथाएं हमारे 9 है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हमारा है विग्रह, यानी कि अलग होना है। क्या है? विग्रह मतलब अलग होना। तो शत्रुता और संघर्ष के परिणाम, यानी कि इसमें शत्रुता है तो विग्रह होगा, और इसमें युद्ध होता है इत्यादि तो संघर्ष होता है, तो उसके परिणाम है। तो इसमें हंस व मोरों के युद्ध की कथा, यानी कि एक हंस है और एक मोर है, दोनों युद्धों की कथा है। इसमें यदि उपकथाएं कहें तो उपकथाएं एक भी नहीं है, 0 है। और श्लोकों की बात करते हैं तो 149 है, यानी 149 है। तो इसमें कथा किसकी है? तो कथा हंस और मोरों की युद्ध की कथा है
और श्लोक हमारा 149 है। ठीक है, यह हमारी उपकथा हो गया। इसमें जो अंतिम भाग है उसका नाम है संधि। क्या नाम है? संधि। संधि को होता है मेल यानी कि जुड़ाव, मित्रता। तो यहाँ पे मेल मिलाप, समझौता और शांति की महत्ता है। क्या है? मेल मिलाप, समझौता और शांति की महत्ता है। इसमें हंस व मोरों राजाओं में संधि की कथा, यानी पहले जो है उसमें हंस और मोरों में युद्ध होता है, लेकिन जो संधि वाला भाग है इसमें जो हंस और मोरों की राजाओं की संधि की कथा होता है। ये हमारा जो चौथा। इसमें उपकथाएं कितनी? तो उपकथाएं 12 हैं और श्लोकों की कितनी संख्या? तो 134 है, यानी कि 49 है, 149 है। तो इसमें जो है एक हमारा भाग हो जाता है प्रस्ताविका में क्या है, जो प्रस्तावना उसमें क्या है? तो प्रस्तावना यहाँ पे राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों की कथा है। प्रस्तावना हमारा यही होता है दोस्तों कि राजा जो सुदर्शन है, जो पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन है, उनके मूर्ख पुत्रों की कथा जो है प्रस्ताविका में दिखाई देता है। इसमें उपकथाएं 1 है और श्लोकों की संख्या 47 है। तो यह हो गया जो है 4 भेद है, यानी हितोपदेश के 4 भाग है, जिसका पहले का नाम है मित्रलाभ, दूसरे का सुहृदय भेद, तीसरे का विग्रह और चौथे का संधि। क्या क्या था? तो शेर और बैल जो है यहाँ पे मित्रता कौवे, कछुआ, मृग और चूहे की दिखाई गया है। सुहृदय भेद में शेर और बैल की मित्रता तुरवानी की कथा है। विग्रह में हंस व मोरों की युद्ध की कथा है, जबकि संधि में हंस, मोरों का जो है राजाओं की कथा है। प्रस्ताविका में राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों की कथा दिखाई देती है। यहाँ पे भाषा शैली क्या है? तो थोड़ा सा भाषा शैली को भी ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पे जो भाषा ये शैली है इसका सरल है, सरल, सरल और सुबोध संस्कृत में लिखा गया है। सरल है, सरस है एवं सुबोध संस्कृत में है। गद और पद का सुंदर समन्वय, यानी गद और पद दोनों में लिखा गया है। यह उपदेशात्मक है, रोचक है एवं प्रभावशाली। इसकी शैली क्या है? उपदेश देता है, रोचक है, जो है पाठकों को रोमांचित करता है और जो है उस पर सीधा प्रभाव डालता है। तो उपदेश भी देता है, रोचक भी है और प्रभावशाली है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी जो नीति शतकम जो लिखा गया इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य हमारा यह था दोस्तों कि नीति एवं सदाचार की शिक्षा यह देता है नीति शतकम। नीति श्लोक विवेक, बुद्धिमत्ता एवं व्यवहार कुशलता का विकास करता है। जीवन में उचित निर्णय लेने की प्रेरणा हमारा जो है यह जो है हितोपदेश ग्रंथ देता है। तो आइए निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष को भी देख लेते हैं कि निष्कर्ष में आखिर क्या दिया गया है। तो निष्कर्ष हमारा है कि हितोपदेश केवल मनोरंजन का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सफल, नैतिक, विवेकपूर्ण एवं आदर्श बनाने वाला अमूल्य नीति ग्रंथ है। इसकी कथाएं आज भी इतनी ही प्रासंगिक है जितनी इसके रचना काल में, यानी इसकी कथाएं जो छोटी छोटी कथाएं हैं जब लिखा गया था तो वह समय भी काफ़ी प्रभावित था, लेकिन आज भी जो है सभी विद्यार्थियों पाठकों पर यह जो प्रभाव डालता है। तो यह हमारा निष्कर्ष हो गया। तो यह रहा दोस्तों हमारा समान परिचय। उम्मीद करते हैं यह समान परिचय आप लोग को अच्छा लगा होगा। यह जो है मैटर जो है बहुत मेहनत से यानी बनाया गया, यानी कि यह उपलब्ध नहीं थे, इसको जो है ढूंढ कर खोज कर जो है हितोपदेश का समान परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो यह इसको आप नोट डाउन यानी लिख सकते हैं। ये सारे मैटर यहाँ भी आपके सटीक मिलेंगे, यानी कि कहीं भी कोई गलती नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह हमारा हितोपदेश का समान परिचय था। इसके बाद जो है रघुवंशम इत्यादि का भी हम समान परिचय लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए हम जो है इस क्लास को यहीं पे हम विराम देंगे। अगली कक्षा जो है अगले दिन हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।